आज मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है कि मैं अपना परिचय अपने बेटी के माध्यम से दे रहा हूँ। जहाँ तक पेरेंटिंग का सवाल है, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं पहले आपको खुद बनना पड़ेगा। मैंने अपनी मर्जी अपने बच्चों के ऊपर कभी नहीं थोपा। बच्चे जो कर रहे हैं आप उनके सपोर्ट करिए, बच्चों को कभी मना ना करिए, ये ना करिए, बल्कि उनकी जगह ये बताइए कि आप ये करिए तो ज्यादा। लगाता रहता था फ्रॉम 5:30 to 6 क्योंकि मेरे पास बहुत ही सारा काम था। मुझे फुटबॉल भी जाना था, एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेशन होती ही थी, बैकपाइप बैंड और साथ में ट्रम्पेट बैंड हमेशा से चलता ही रहता था। इसके साथ साथ जो रीजनल एक्टिविटीज़ और मंथली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन बहुत ही नेसेसरी था। इसलिए फ्रॉम 5:30 to 6 मैं तैयार होता था और अपने शूज़ पैक करके, यूनिफॉर्म पैक करके, फुटबॉल जर्सी में होकर मैं साइकिल करता था स्कूल की तरफ। फ्रॉम 6 to 8 हमारा पोजीशन चलता था, हमारा फुटबॉल प्रैक्टिस चलती थी और फ्रॉम 8 to 9 कई बार एथलेटिक्स प्रैक्टिस भी चलती थी। उसके बाद 2 बजे तक होता था हमारी क्लासेस स्कूल की और 2 से 3 मैं रुक जाता था रिमेडियल क्लासेस के लिए, जिससे इन केस स्कूल में कुछ भी मिस हो गया हो तो मुझे घर पर उसका बहुत ज़्यादा टाइम ना बिताना पड़े और मैं टीचर्स से ये सब यहीं पर क्लियर कर पाऊँ। 3 to 4 मुझे टाइम लगता था घर पहुँचने में और उसके बाद मैं प्रिपेयर करता था अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ का 7 बजे तक। फ्रॉम 7 to 8 मैं प्रिपेयर करता था अपनी एनडीए रिटर्न्स की और सारे फार्मूलाज जो मैंने सुबह प्रैक्टिस किए थे वो रिवाइज़ कर लेता था। साथ ही साथ अपनी फार्मूला बुक में लिखता जाता था वो फार्मूलाज, और मेरी ये फार्मूला बुक मेरे साथ हमेशा रहती थी, चाहे स्कूल में चाहे घर में। इस वजह से कभी भी वेदर लंच टाइम में या लाइब्रेरी में जब भी मुझे टाइम मिलता मैं इस फार्मूला बुक से चीज़ें रिवाइज़ कर लेता था। कुछ फार्मूलाज जो कि बड़े हों, वेक्टर अलजेब्रा के, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वो सारे चैप्टर्स जिन्हें मैं इंपॉर्टेंट समझता था मैं तुरंत रिवाइज़ कर लेता था। ऐसा करते ही क्योंकि कॉन्फिडेंस था ही, और अगले सुबह जब मैं लगाने लगता था अपने वापस से वो सारे चैप्टर्स तो और अच्छा परफॉर्मेंस मिलता था। ये ऐसा कुछ टाइम टेबल क्लास 11th में चला। हमारे स्कूल में 12th के लिए बेस्ट सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। क्योंकि मुझे क्लास 12th में बेस्ट सेक्शन भी चाहिए था, इसलिए मुझे अपना टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। जीएटी और मैथ्स के लिए मैंने डायनेमिक टाइम टेबल को चुना, मतलब कि मैं सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल चार्ट आउट कर देता था। सारी प्रायोरिटी वाइज मुझे कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, उनमें कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने हैं और कितना टाइम देना है हर सब टॉपिक को, मैं प्रायोरिटी वाइज लिख देता था। सबसे मुश्किल काम को मैं सबसे पहले करता था, जिससे दिन के एंड होते होते मेरे इजी काम भी बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाए। मैं खुद को सही ब्रेक देता था। उस ब्रेक में मैंने अपनी पीआईक्यू में जो सारी चीज़ें लिख रखी हैं एज हॉबीज़ वो करता था। फॉर एग्जांपल कार्टून मेकिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, और ये जब हो जाता था मैं खुद को रिवॉर्ड भी करता था।
इस वजह से मैं पूरे दिन आराम से खींच सकता था अपनी पढ़ाई को एनडीए और क्लास 12th की भी। साथ ही साथ मैं क्योंकि डायनेमिक टाइम टेबल बना लाता था, इसलिए ईएमडी या फिर ईजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट से मैं आराम से डिटरमिन कर सकता था कौन से चैप्टर्स मुझे पहले करने हैं और कौन से चैप्टर्स मुझे बाद में करने हैं। साथ ही साथ कौन से चैप्टर्स मुझे एग्ज़ाम के कितने पहले तक याद रहेंगे जिससे एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, और कौन से चैप्टर्स मुझे अभी कंप्लीट कर देने चाहिए। कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत ईजी थे मैंने स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिए, जैसे कि बाइनरी नंबर्स और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वो सारे चैप्टर्स भी जिनका बेसिस बाकी चैप्टर्स में यूज़ हो सकता था, जैसे डिफरेंशिएशन वगैरह। ऐसा करने से ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस मिला बल्कि आगे मैं चाहता उतने नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर कर सकता था। क्लास 12th में मुझे एथलेटिक्स, फुटबॉल, स्कूल बैकपाइप बैंड और साथ में ब्रास बैंड और ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो पार्टिसिपेट करते रहना था। और क्योंकि परसेंटेज मुझे क्लास 12th में भी चाहिए थी, इसलिए मैंने एक नया प्लान चार्ट आउट किया। मैं अब सुबह 3 बजे उठता था और 3 to 5:30 मैं वो पढ़ता था जो मुझे लगता था इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट था जो मुझे डोमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और इसकी वजह से मैं मैथ्स में टोटल 88 क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाया। मैथ्स के अलावा जीएटी में मैंने, क्योंकि पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश क्योंकि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इंग्लिश को कवर करना चुना। इन सब के 14 ईयर्स के पेपर्स लगाता रहा, जिससे कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते थे। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चल गया कि एनडीए रिटर्न्स में आने वाले क्वेश्चंस यूपीएससी के दिए गए आईईएस या फिर इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थे। इस वजह से मुझे बहुत आइडिया लग गया था कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे और मैं किस तरह से उन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकता था। मैथमेटिक्स में अभी तक 2 बार रिवीजन हो चुका था और तीसरी बार रिवाइज करते वक्त मैंने ये देखा कि सारे चैप्टर्स जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस थे, अब मुझे ये रिपीटेड क्वेश्चंस मेमोराइज होने लगे थे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाते थे और मेरा रिएक्शन टाइम कम होता जाता था और क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाता था। 3 बजे उठने के बाद 5:30 तक मैं वो चार्ट आउट करता था, वो प्लान करता था जो मुझे पसंद था मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में। ये वो 3 टॉपिक्स थे, ये वो 3 डोमेन्स थे जहाँ पर मुझे परफॉर्म करना था। और साथ ही साथ मैंने वो सभी डोमेन्स ढूंढ लिए जो कि बोर्ड्स में मुझे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करते, क्योंकि हमेशा से बोर्ड्स में और एनडीए रिटर्न्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। इन चीज़ों को कॉमन जो थी उनको कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं आसानी से इनको बहुत ही हाई लेवल तक कवर करता गया, जिससे ना ही मुझे बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस बल्कि यहाँ आने वाले क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। साथ ही साथ जो बाकी सब एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर मुझे परफॉर्म करनी थी, मैं बहुत इजीली कर पाया क्योंकि मेरा टाइम टेबल डायनेमिक था। इसके बाद मैंने उसी साल स्मार्ट गोल्स बनाना भी सीखा। स्मार्ट गोल स्टैंड करता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिस्पॉन्सिबल और टाइम्ड गोल्स के लिए। एक बार मैं स्मार्ट गोल्स बनाना सीख गया, मेरे लिए चीज़ें और आसान हो गई। और OLQ बेसिस पे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ब्रशअप करने के लिए मैंने स्वॉट एनालिसिस किया। स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अदर्स और थ्रेट्स के लिए स्टैंड करता है। और ये सब जब मैं दिन में कई बार कर लेता था, मैं सेटिस्फाई हो जाता था कि मेरा दिन का पूरा प्रोग्राम हो गया है। साथ ही साथ डिफेंस गुरु के पोर्टल से मुझे डेली के करंट अफेयर्स और जो कि डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी थे, पता चल जाते थे। 12th के बिगिनिंग में मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरह था। 12th के साथ साथ जब एनडीए का रिटर्न्स मैंने क्वालिफाई कर लिया, तब मुझे सबसे पहले तो एसएसबी को मास्टर करना था। इस वजह से मुझे ये पता था क्योंकि एसएसबी में सबसे बड़ा हर्डल या चैलेंज एसएसबी की मिथ होती है, तो मुझे इसे क्लियर करना था। शिशिर सर, आदित्य दुबे सर, नसरीन फातिमा मैम और कर्नल प्रमोद ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की मुझे क्लियर करने में कि कोई भी मिथ मेरे दिमाग में ना रहे। साथ साथ क्योंकि जस्ट 14 डेज़ बाद मेरा बोर्ड जब ख़त्म हो रहा था, मेरी एनडीए की एसएसबी थी, मैं पूरा पैकअप हो चुका था, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था और मैं रेडी था बेस्ट देने के लिए। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारी एसएसबी पोस्टपोन हो गई, और जब एसएसबी पोस्टपोन हो गई मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि ये अब ऐसे चलेगा कुछ समय तक। मैंने तुरंत अपना टाइम टेबल फिर से चेंज किया और एक प्लान चार्ट आउट कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ एसएसबी बेसिस पर मुझे अफेक्ट करता था, और मैंने उसे अपने कमरे में चिपका लिया। उसमें मैं सुबह 3 बजे उठता और 3 to 5:30 मैं वो प्रैक्टिस करता स्टोरीज़, वो भी टाइम्ड प्रैक्टिस।
स्टोरीज़, SITs, कुछ स्टोरीज़ जो कि कई बार कई फ़ोटोज़ मुझे एक जैसी दिख जाती, मैं उनको नरेट भी कर देता था शीशे के सामने, जिससे इन केस मुझे ऐसी कोई स्टोरी SSB में मिल गई तो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी मैं नरेशन आसानी से कर पाऊँ। और 6 to 8 मैं अपना डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस करता था, जैसे कि क्लाइंब करना स्टेयर्स को, साइकिल करना और स्कूल और फुटबॉल जगल करना रूफ पर। ऐसा करने के बाद मैं अपनी SITs फिर से लिखता था और कुछ स्टोरीज़ लिखकर शिशिर सर को भी भेजता था। और उसके बाद मैं एक नैप ले लेता था क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठा था, और जब मैं उठता था तब 12-1 बज चुके होते थे। मैं अपना लंच करता था और अपना काम करता था। साथ साथ मैंने जो भी PIQ में हॉबीज़ मेंशन कर रखी थी, मैं ध्यान देता था कि वो हॉबीज़ को कवर करता रहूँ, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जो भी बर्निंग टॉपिक्स थे, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमी में चेंज आया था, हमारी जियोपॉलिटिक्स में चेंज आया था, मैं उन सबको भी कवर करता जाता था और नरेशन की प्रैक्टिस चलती ही रहती थी। मैंने ये जान लिया कि अगर मेरी स्पोकन फ्लुएंट है तो मैं आधा बैटल वहीं ही जीत जाता हूँ। इस वजह से स्पोकन पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और एम किया मैंने। स्पोकन्स के लिए मैं रोज़ 2.5 घंटे के लिए क्लास 6th की हिंदी बुक उठाता और उसमें से कोई भी 2-3 सेंटेंसेस पढ़ के उनको तुरंत डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता शीशे में देखते वक्त। जब 2-3 सेंटेंसेस हो जाते तो मैं इसको 5 या 6 या धीरे धीरे पैराग्राफ तक शिफ्ट करता जाता था, और धीरे ही धीरे मैं पूरा पैराग्राफ, पूरा चैप्टर सीधे नरेट कर देता था वन टाइम हिंदी रीडिंग से। और जब मैं इतना कर लिया, मैं खुद को रिकॉर्ड करता था, इंटरव्यू के आंसर्स लिख देता था, वो भी फॉरवर्ड करता था शिशिर सर को, जिसमें वो उसे चेंज करते थे, मॉडिफाई करते थे, और उनको रिकॉर्ड करके सुना करता था अक्सर खाली टाइम में, खाना खाते वक्त या फुटबॉल जगल करते वक्त जैसा। WAT या फिर वर्ड एसोसिएशन के लगभग 200 नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, मैंने उनको लिखकर उनके वर्ड्स के सेंटेंसेस बना लिए थे, जिससे मैं अक्सर उन्हें रिवाइज़ कर लेता था। अपनी फार्मूला बुक को मैं बार बार रिवाइज़ करता रहता था, और साथ साथ मेरी सारी हॉबीज़ को मैं एक ऐसे एक्सटेंट तक ले जाता था जिससे इंटरव्यू को अच्छी तरह से आंसर कर पाऊँ। मैंने इंटरव्यूअर को विजुअलाइज़ किया, अपने GTO को भी विजुअलाइज़ किया, और डेली प्रैक्टिस चलती ही रहती थी। SSB से कुछ समय पहले मैंने ये ध्यान दिया कि स्पोकन में अब और ब्रशअप करूँगा, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे और बूस्टअप करूँगा। इस वजह से मैंने फिर से टाइम टेबल में चेंज लाया, और आधा दिन साइकोलॉजी को और बाकी आधा दिन मैं अपने स्पोकन को दिया करता था। इससे साइकोलॉजी, क्योंकि मैं बार बार शिशिर सर को स्टोरीज़ भेजता रहता था और सर फीडबैक देते रहते थे, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरी स्टोरीज़ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, और इसी वजह से मुझे 11 आउट ऑफ 11 स्टोरीज़ मेरी प्रैक्टिस मिली थी, और मुझे फर्स्ट 30 सेकेंड्स टाइम नहीं यूटिलाइज़ करना पड़ा फ़ोटो देखने में, क्योंकि वो फ़ोटो मेरी देखी हुई थी। इस वजह से मैं आधा दिन अपना साइकोलॉजी पर देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिथ कवरेज साइकोलॉजी की होती है, और बचा हुआ आधा दिन अपना स्पोकन पे देता है, जिसमें मुझे ग्रुप डिस्कशंस, GPE, इंटरव्यू और जनरल डे टू डे लाइफ जैसे SSB में रहती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा एड किया। ये सारी वर्क्स की वजह से और डिफेंस ग्रुप पोर्टल की वजह से मैं काफ़ी कुछ कर पाया। और फाइनल डेज़ में जब लॉकडाउन में मुझे कोर्स कंप्लीट करना था या फिर डाउट क्लियर करना था, तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का मोबाइल ऐप बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल था। इस वजह से मैं सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर पाया, और SSB तक पहुँचते पहुँचते मैं डबल श्योर हो गया था कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ सारे एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत हेल्प किया। शिशिर सर, नसरीन फातिमा मैम, आदित्य दुबे सर, कर्नल प्रमोद सर, इन सब ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, और मैं वहाँ बहुत ही अच्छा कंपटीशन दे पाया, यहाँ तक कि RIMC और सैनिक स्कूल के कैंडिडेट्स को भी। इस वजह से परफॉर्मेंस मेरी बहुत ही ज़्यादा बूस्टेड रही और मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाया। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपना परिचय दे देते हैं। अभी तक तो हम अपना परिचय अपने नाम से दिया करते थे, लेकिन आज मेरे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है कि मैं अपना परिचय अपने बेटी के माध्यम से दे रहा हूँ। मैं स्वस्तिश पांडे का फादर हूँ। स्वस्तिश पांडे, जिसने भी NDA 144 के लिए रिकमेंडेशन ऑब्टेन किया है SSB भोपाल से। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि स्वस्तिश पांडे बहुत ही होनहार बच्चा है, और इसकी परवरिश में जहाँ तक पेरेंटिंग का सवाल है, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ है कि बच्चे के विकास में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, पहले आपको खुद बनना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा, आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई चीज़ गिर जाए या आप बाहर से आते आपको एक गिलास पानी देने के लिए खड़ा रहे, तो सबसे पहले अगर बच्चे को कोई चीज़ गिरती है, मान लीजिए कोई पेंसिल गिरती है, कोई पेन गिरती है, तो आप उसको खुद उठा करके दीजिए, उसके व्यवहार में शामिल हो जाए, बच्चा सीख ले कि अगर कोई चीज़ गिरती है तो हमें ये चीज़
उठाए देना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है आप उसको तुरंत गिलास पानी ऑफर करिए, बच्चा ये जान जाए कि अगर कोई बाहर से आता है तो पानी देना चाहिए। कल जब आप बाहर से आए तो आपका बेटा आपकी बेटी आपके पानी लेकर के खड़े रहेंगे। तो पेरेंटिंग की सबसे अच्छी जो चीज़ है, फुल एक छोटी सी बुकलेट आती है, माता पिता बच्चों से कैसा व्यवहार करें। तो जो हमारे मित्र इसको देख रहे हैं वो एक बार जरूर पढ़ें, ज़्यादा नहीं 8-10 पन्ने की किताब है। और जब आप इसको पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं आप इससे अगर 8-10 लाइन भी आप जान जाएंगे तो आपके बच्चे के विकास में वरदान सिद्ध होगा। तो सुशील पांडे शुरू से इसके एम्बिशन बहुत हाई रहे और इसने हर बार लगातार हमें गौरवान्वित किया है। मैंने अपनी मर्जी अपने बच्चों पर कभी नहीं थोपा। अब इसने कहा पापा मैं स्विमिंग करूंगा, ओके ठीक है जाओ। पापा मैं ये 6th क्लास का, बोले पापा हमारे हम बैंड ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा ठीक है बैंड ज्वाइन कर लो। तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। उन क्लासेस के लिए कभी आपको 4 बजे जाना पड़ेगा बच्चों को छोड़ने के लिए, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी शाम को लाना पड़ेगा। तो ये बेटा हमारा 6 में बैंड ज्वाइन किया और इसने जो है करीब 5 साल जो है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के लिए पाइप बजाया है, ब्रास बैंड बजाया है, साथ में फ्लूट भी बजाया है और करीब 6 साल तक जो है CMS फुटबॉल क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा है। तो मेन पेरेंटिंग है कि आप बच्चों पर अपनी पेरेंटिंग ना थोपिए। बच्चे जो कर रहे हैं आप उनके सपोर्ट करिए और बच्चों को ही मना ना करिए, ये ना करिए, बल्कि उनकी जगह ये बताइए कि आप ये करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा और बच्चों से हमेशा मित्रवत व्यवहार करें। तो बेटा भी मेरा NDA 144 क्वालिफाई किया है SSB और ग्रेडिंग 12th में था और इसके साथ उसने 97% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो सबसे पहले मैं जो प्लानिंग बनाया है वो देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने बहुत ही कम बच्चों को ऐसा प्लानिंग करते हुए देखा है। इवन उसने मिडनाइट ऑयल वर्ल्ड किया है, शाम को 6 बजे पढ़ने बैठ गया, सवेरे 5 बजे सो रहा है। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए शीशे के सामने 3-3, 4-4 घंटे उसने प्रैक्टिस किया है। आपकी वॉल्यूम क्लियर निकले, पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा हो, इसके लिए उसने अपना नेट से सर्च करके मुंह दांतों में पेन दबा करके सिर्फ गले से आवाज निकाला, जिससे जब आप बोले तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर हो। तो उसके बाद जब बेटा हमारा रिटर्न क्वालिफाई कर लिया इंडिया का, तो मैंने सोचा एक बार जो इसको कुछ ऐसा इंटरेक्ट कराया जाए जिससे कि SSB पता चल जाए होती कैसी है। तो मैं लखनऊ में यहाँ पर कई जगह गया, कई कोचिंग सेंटर पता किया, लेकिन मुझे मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट जो है सेंचुरियन लगा। तो मैंने बच्चे को यहाँ पर भेजा। जब मैंने अपने बेटे को यहाँ सेंचुरियन भेजा, बेटा हमारा बिल्कुल प्लेन था, जिसको बोलते हैं कोरा कागज। तो उसके पहले कभी कोचिंग नहीं लिया, कोई ट्यूशन नहीं लिया, लेकिन यहाँ इनके मार्गदर्शन में जब आया तो यहाँ की फातिमा मैम है, यहाँ की गुरकीरत मैम है और CC सर है और GTO प्रमोद सर है और जो भी यहाँ की स्टाफ है, बहुत अच्छा उन्होंने किया। और मेरे बेटे को उन्होंने मतलब जो भी गाइडलाइन दिया वो सारा कुछ उसने बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रहण किया हुआ है। कई बार चीज़ें मतलब बताई बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड होता है करने वाले को, आप कितना करते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी क्लास चली। चूँकि मेरे बच्चे के बोर्ड एग्जाम थे, इसलिए ज़्यादा नहीं, जो 20-21 दिन आ पाया फिर बोर्ड एग्जाम के लिए चला गया। तो CC सर उसको बोले कि ठीक है मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, और जाते जाते इन्होंने कहा मतलब कि आप प्रैक्टिस करिए और मिनिमम 500 स्टोरीज लिखिए। और सही बता रहा हूँ, मेरे बेटे ने मतलब मोर देन 500 स्टोरीज लिखा हुआ है। उसने स्टोरी लिखा, उसके बाद उसको पूरा एकदम कंसीडर किया, फिर उसको CC सर के पास भेजा। और ये इनकी महानता है कि इतना व्यस्त होते हुए भी इन्होंने उसकी स्टोरी चेक किया, जो मतलब उसमें अच्छाइयाँ हैं, जो भी क्या इम्प्रूव करना है, टाइम बताते रहे। मैंने भी 1-2 बार से निवेदन किया, बोले सर आप निश्चित रहिए। तो कुल मिला करके मेरे बेटे के सक्सेस में तो स्कूल का योगदान तो है, साथ में मतलब जो SSB के लिए सबसे बड़ा योगदान सेंचुरियन का है। और मैं ये बताना चाहूँगा कभी जो है सेंचुरियन में रिकमेंडेशन रेट NDA का हाईएस्ट इन द इंडिया है। अभी एक बैच के करीब 11 जो है कैंडिडेट्स रिकमेंड हो चुके हैं। तो बेटर होगा जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर लखनऊ में आसपास हैं वो इधर उधर ना भटक करके यहाँ पर आए, तो निश्चित रूप से मतलब उनके बच्चों को सफलता मिलेगी और वो उनको भी गौरवान्वित करेंगे। और ये बहुत अच्छा पल होता है जब पेरेंट्स जो है गौरवान्वित होते हैं, उनके बच्चे अच्छा परिणाम निकालते हैं। तो इसके साथ साथ मैं अपने बच्चे की सफलता में उसकी मेहनत को तो मैं प्रशंसा करूंगा ही करूंगा, साथ में जो है प्रशंसा करना चाहूँगा सेंचुरियन टीम को, जिन्होंने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसको हर चीज़ मोटिवेट किया, हर चीज़ बताया। और कोरोना काल में भी इतनी दिक्कत होते हुए मतलब ऑनलाइन ये यहाँ बुला करके फिजिकल जैसे ही उसको फाइनल कर दिया, और ये सबकी मेहनत से ही संभव हो पाया है। तो थैंक यू सेंचुरियन टीम, थैंक यू CC सर एंड थैंक यू एवरी स्टाफ। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।